नमस्कार साथियों, आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम देने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए आप क्लास को और एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है। तो देखिए, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उस अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम नहीं निकलता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़ने में पता चलेगा कि कौन सा एंजाइम निकलता है और कौन सा नहीं निकलता है। अग्नाशय जो अपनी ग्रंथि होती हैं वो उससे जो निकलने वाला हार्मोन है वो एक तो एमाइलेज है, ट्रिप्सिन भी है, लाइपेज भी है, लेकिन रेनिन एंजाइम जो है वो नहीं निकलता है। इसका मतलब रेनिन आपका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ये एंजाइम नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये नहीं निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि ये जो रेनिन एंजाइम है ना, ये किससे निकलता है, ये अपने जो किडनी होती है वृक्क, उससे निकलता है। तो अग्नाशय एमाइलेज और ट्रिप्सिन और लाइपेज तो इसके अग्नाशय ग्रंथि से ही निकलते हैं। ओके, चलो दूसरा प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन एक है सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए और उपयुक्त सभी। तो देखो, मस्तिष्क इन सभी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, इसीलिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि ये सभी कार्य कौन करता है? अपना मस्तिष्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जड़ों का प्रकाश से दूर गति करना क्या कहलाता है? यानी कि जो जड़ें हैं पेड़ पौधों की वो प्रकाश से दूर गति करती हैं। दूर गति करने का मतलब प्रकाश से दूर जाती हैं नीचे जमीन की तरफ। तो इसका मतलब वो प्रकाश से दूर जा रही हैं, क्योंकि प्रकाश ऊपर रहेगा जमीन से ऊपर, जमीन के अंदर अंधेरा रहेगा। तो कहने का मतलब ये प्रकाश की दिशा के विपरीत गति कर रही है, इसलिए इनको कहेंगे हम ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। क्या कहेंगे इसको? तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, इसको बोलेंगे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन इसका सही आंसर है, क्योंकि ये प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रही है, अंधेरे की तरफ जा रही है, इसलिए इसको बोलेंगे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। भाई प्रकाश की दिशा के विपरीत गति में जा रही है इसलिए। अगला प्रश्न है अपना, आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो देखिए बेटा, आनुवंशिकी का जो जनक है वो आपने पढ़ा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। कहाँ, किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो है ऑप्शन सी में। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया, इसका आंसर आनुवंशिकी का जनक है। इसने मटर के पौधे में प्रयोग किए, आनुवंशिकता के नियम भी दिए थे 3, ठीक है ना, इसलिए इसको जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो देखो बेटा, समतल दर्पण तो समान प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण तो हमेशा ही सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, फिक्स है ये कि ये सीधा, छोटा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। अब बचा अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण छोटा, बड़ा और बराबर, मतलब सभी प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। तो अवतल दर्पण इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 स्थितियां बनती हैं और उन 6 स्थितियों में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पूछा आपको बड़ा प्रतिबिंब, तो बड़े प्रतिबिंब के लिए जाएगा अवतल दर्पण। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए, अपने मानव नेत्र में जो लेंस है वो उत्तल लेंस होता है, और इसकी फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है अपने किसके कारण? तो ऑप्शन दे रखा है, ए पक्षमापी पेशियों के कारण, पुतली, कॉर्निया और आइरिस के कारण। तो इसमें जो ऑप्शन ए है पक्षमाप पेशियाँ, ये ही सही है, क्योंकि पक्षमाप पेशियाँ जो है सीलियरी मसल्स अपने लेंस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगी रहती हैं, और इनमें खिंचाव होने से या फिर इनके फैलने से
अपने लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है क्योंकि इनके खींचने से या फिर इनके सिकुड़ने से लेंस के आकार में परिवर्तन होगा और आकार में परिवर्तन होने से अपने फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षमापेशियां। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही है, सीलियरी मसल्स। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा जो कि इलेक्ट्रिक करंट है, इसका एसआई मात्रक आप जानते हो एम्पियर होता है और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये एम्पियर हो गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक। वैसे मैं आपको और बता दूं, ये जो वोल्ट है ये विभवांतर का मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है, कूलाम ये आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है अपना 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। यानी कि 12 वोल्ट का विभवांतर है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में आपको 2 कूलाम आवेश को ले जाना है, तो आपको यहाँ पे विभव का फॉर्मूला लगाना है। तो विभव का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हो, विभव का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है V बराबर W/Q, जो कि आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो मैं एक बार बता दूं आपको, V, लेकिन इसमें क्या है बार बार मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, चलो, बराबर W/Q। क्या होता है ये सूत्र आपको याद होगा, W अपॉन में Q, और W/Q करने से क्या हो जाएगा, ये एक सूत्र बनता है जो कि विभव का होता है। अब बताइए आपको क्या चाहिए इसके अंदर, आपको इसके अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, V का मान दे रखा है 12 वोल्ट, Q का मान दे रखा है कूलाम 2 वोल्ट, और आपको किया गया कार्य यानी कि W पता करना है। तो जब आप W पता करोगे तो इसे कौन सा सूत्र बन जाएगा, यहाँ पर आप बिना सूत्र के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएंगे कितने 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं सिंपल बताऊँ इसको, तो ये जो V है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। कहने का मतलब आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो इस V को आप क्या कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा, W का मान आ जाएगा। तो V दे रखा आपको 12 और Q दे रखा आपको 2, तो 12 को 2 से गुणा करोगे तो 24 आ जाएंगे। तो कार्य कितना जाएगा, W कितना जाएगा 24, तो 24 जूल इसमें ऑप्शन नंबर सी सही बैठेगा। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर बनेगा 24 जूल। ठीक है, तो 24 जूल इसका आंसर बन जाएगा कि 24 जूल आपको कार्य करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि FeCl3 का FeCl2 में बदलना क्या कहलाता है। FeCl3 का FeCl2 में बदलना क्या कहलाता है, ये एक प्रकार से जो बदलाव हुआ, तो इस बदलाव को हम क्या कहते हैं ये बताना है आपको। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या बनेगा, इसमें देखिए आपको पता चलेगा कि जो Fe है इसकी पहले जो संयोजकता थी वो 3 क्लोरीन इसके जुड़े हुए थे, अब इसके 2 क्लोरीन ही जुड़ गए। इसका मतलब देखो इसमें क्या हुआ, एक क्लोरीन की कमी हो गई, यानी एक क्लोरीन यहाँ से हट गया। और जब क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा, कमी हो जाएगी, तो क्या होता है, क्योंकि क्लोरीन भी क्या होता है, ऋणावेशिक तत्व होता है। जब ऋणावेशिक तत्व हटेगा, यानी कि जैसे ऑक्सीजन हटता है, तो ऑक्सीजन के हटने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के हटने को हम अपचयन कहेंगे। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जैसा ही पदार्थ क्लोरीन हट रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन भी ऋणावेशित होता है और क्लोरीन भी ऋणावेशित होता है। तो इस प्रकार से क्योंकि ऑक्सीजन भी हट रहा है और चाहे ऑक्सीजन के स्थान पे क्लोरीन हट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन इसका आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना अम्ल एवं क्षार के विलयन विद्युतीय रूप से कैसा होता है। तो चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षार हो, उसके जो विलयन होते हैं वो विद्युत रूप से सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही रहेगा, दोनों के अंदर ही करंट प्रवाहित होएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 सुचालक होता है। अगले प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जिंक, लोहा, सोडियम एवं मैग्नीशियम को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। देखो आपने
वो पढ़ी होगी क्रियाशीलता की श्रेणी, यानी कि आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी, सक्रियता श्रेणी, जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो जब हम घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करेंगे तो इनके अंदर जिंक, लोहा, सोडियम और मैग्नीशियम के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है वो है सोडियम, फिर उसके बाद में है मैग्नीशियम कम क्रियाशील, फिर उसके बाद में जिंक और सबसे कम क्रियाशील है आयरन। तो इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन सही है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। ये आपको याद रखना है। वैसे आपको पूरी जो सक्रियता श्रेणी है वो पूरी सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, जिसमें कि लगभग 8 से 10 धातुओं के नाम लिखे हुए हैं और उसको फिक्स जमा रखा है क्रियाशीलता के घटते क्रम में, तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जो अपना नेक्स्ट प्रश्न है वो है सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम बताइए। तो सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। तो सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल होता है। अगले प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न है अपना पीएच किस आयन का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो आपको पीएच की परिभाषा याद होगी। तो पीएच की परिभाषा के अंदर आता है कि जो पीएच है वो क्या है? हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन सी H+ आयन। ओके। एंड अगला प्रश्न है अपना पुंकेसर में होते हैं, पुंकेसर में क्या होते हैं? तो दल होते हैं, बीजांड होते हैं, अंडक होते हैं, परागकण होते हैं। तो परागकण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, परागकण होते हैं पुंकेसर, जो कि पुष्प के अंदर नर भाग होता है ये, ठीक है। तो ये परागकण होंगे इसमें। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निम्न में से दी जाती है। तो जो प्रेरित विद्युत धारा होती है वो इसमें से कौन से नियम से दी जाती है? तो नियमों के यहाँ पे नाम लेकर का है कि ए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, बी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, सी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और फिर है वाम हस्त अंगुष्ठ नियम। तो इसमें से बताइए कि कौन सा ऐसा नियम है जिससे हम प्रेरित होने वाली विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें राइट बनेगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। क्या बनेगा? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यानी ऑप्शन ए सही बनेगा। इससे हम जो विद्युत धारा बनती है उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। एंड अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो वो आते हैं अपने रिक्त स्थान आते हैं। और रिक्त स्थान में देखिए, रिक्त स्थान जो है वो पहला है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन बनाता है या प्राप्त करता है, तो हम क्या करते हैं? तो उसको कहते हैं बेटा हम पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, हिंदी के अंदर कहेंगे पोषण। तो यहाँ पे आप फिल कर लेना पोषण। तो पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपना भोजन बनाता है या फिर प्राप्त करता है। अच्छा, सेकंड जो रिक्त स्थान है वो है धातुएं क्या करके धनायन बना सकती हैं। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बना सकती हैं? धनायन बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से क्या बन जाएगा? यहाँ पे धनायन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नर एवं मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, नर एवं मादा युग्मक के संयोग से युग्मनज बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? युग्मनज। और इस क्रिया को क्या कहेंगे हम? निषेचन होना कहेंगे, ठीक है। तो वैसे आपको क्रिया का नाम नहीं पूछा है, इस क्रिया से क्या बनता है ये पूछा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? युग्मनज आ जाएगा। बस यहाँ पे युग्मक है और यहाँ पे लिखना है आपको युग्मनज। चलो नेक्स्ट प्रश्न है जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या जो किसी क्रिस्टलीय लवण के एक सूत्र इकाई से जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो किसी भी सूत्र के अंदर जो जल उपस्थित होता है उस जल के अणु को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्रिस्टलीय लवण के अंदर कोई जल है तो उसको हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिस्टलन जल। नेक्स्ट प्रश्न है दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेता है? तो बताइए बड़ा प्रतिबिंब। अभी ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा था कि बड़ा प्रतिबिंब कौन से दर्पण से बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण से बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा दर्पण काम मिलेगा? वो अवतल दर्पण काम मिलेगा। एंड अगला प्रश्न है अपना किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के
कैसे संबंधित होता है? तो देखो, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होगा R उसकी लंबाई से समानुपाती होगा, यानी कि अगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध भी घटेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? समानुपाती। और समानुपाती को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पे समानुपाती आएगा। अगला प्रश्न है, समस्त जैविक और अजैविक घटकों का एक सम्मिलित तंत्र पारितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पारितंत्र, या फिर जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे कर लेना पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखो, यहाँ पे मैं एक शब्द वाले प्रश्न भी आपको साथ में लाया हूँ कि एक शब्द का प्रश्न भी आप बता सकते हो, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव जैसे ही आप मान सकते हो कि किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है। अब बताओ, कोई विलयन है वो उदासीन है, तो उदासीन वाले विलयन की पीएच कितनी होगी? 7 होगी। तो बस इसका आंसर है, उसकी पीएच कितनी होगी? 7। दूसरा प्रश्न, सोडियम, क्लोरीन और सिलिकॉन में से कौन सी उपधातु है? तो इनमें से बताना आपको कि उपधातु कौन सी है। तो उपधातु में बेटा इसमें सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या हो जाएगी? इसमें उपधातु हो जाएगी। तो ये सिलिकॉन क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। तो एसिटिक अम्ल का अभी सूत्र आपको बताया था CH3COOH। अब इसका आपको संरचना सूत्र लिखना है, और संरचना सूत्र आपको लिखना आता होगा कि जो हमने अभी बोला था CH3, तो उस C के तीनों तरफ H जोड़ देने हैं, फिर आगे एक और C जोड़ करके उसके एक तरफ O जोड़ना है और दूसरी तरफ OH जोड़ना है। और जो ऑक्सीजन जुड़ेगा वो डबल बंध से जुड़ेगा, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, द्विबंध से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको संरचना सूत्र लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है कि शुद्ध एसिटिक अम्ल को हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका हिमांक जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और साधारण यह रूम जो टेम्परेचर होता है, साधारण जो कमरे का तापमान होता है, उससे कम तापमान पे ये क्या हो जाएगा? जम जाता है बर्फ की जैसे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कह देते हैं। किसको? एसिटिक अम्ल को। ओके, क्योंकि ये बर्फ की जैसे जमा हो जाता है, जम जाता है, इसलिए। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि का नियमन करती हैं? तो हमारे शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि अपने मस्तिष्क में होती है, पीयूष ग्रंथि। उस पीयूष ग्रंथि से निकलता है एक हार्मोन जिसको हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं, और उस वृद्धि हार्मोन से अपनी वृद्धि का नियमन होता है। तो आपको अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पूछा था, तो यहाँ पे आएगा पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है? देखिए, प्लाज्मोडियम के अंदर बहुविखंडन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुविखंडन। तो यहाँ पे आ जाएगा बहुविखंडन पाया जाता है। बहुत सारे खंड हो जाते हैं इसके, और जितने खंड होंगे उन्हीं से क्या बन जाएगा? प्लाज्मोडियम बन जाएगा। अच्छा, वैसे मैं बता दूं आपको, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया रोग होता है इससे। ओके, मलेरिया रोग का रोगजनक यही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण को परिभाषित कीजिए। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा आपको बतानी थी। तो देखिए, गोलीय दर्पण की परिभाषा कैसे बताएंगे हम कि ऐसा दर्पण जिसका जो पृष्ठ है वो वक्र होता है, गोल होता है, या फिर ऐसा दर्पण जो एक गोले से बना हुआ होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जब गोले को कट करके एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है तो उसे गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए किरण चित्र में आपतन कोण एवं अपवर्तित किरण का नाम लिखिए। तो देखिए, ये चित्र में बताऊं आपको, ये इस प्रकार का चित्र है, और इस चित्र में आपको देख करके बताना है कि आपतन कोण कितना है। तो देखिए बेटा, इसमें आपतन कोण कितना होगा? इसमें आपको यहाँ पे 30 डिग्री जो दे रखा है वो आपतन कोण नहीं है, वो तो सतह के साथ में बन रहा है। यहाँ पे ये जो कोण बनेगा, ये वाला, वो कोण कहलाएगा आपतन कोण। तो वो कितना बनेगा? वो बनेगा 60 डिग्री। ये कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 30 है तो ये 60 बन जाएगा, और जब ये 60 बनेगा तो इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण यहाँ पे देखिए 60 डिग्री बनेगा एक तो, और इसके साथ में जो किरण है अपवर्तित किरण, वो कौन सी है? अपवर्तित किरण कौन सी होगी बताओ? ये वाली होगी, ये वाली होगी, या फिर ये वाली होगी? तो ये वाली होगी, ये वाली राइट होगी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पी ए वाली। पी ए वाली जो किरण है वो सही है, क्योंकि ये अभिलंब की ओर झुकेगी। जब ये हवा से, यहाँ पे लिखा है देखो, हवा से जब ये कांच में आएगी
तो हवा से कांच में आएगी तो किरण कहाँ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी कि इधर झुकेगी, ये वाली राइट है, क्योंकि वो वाली तो गलत है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, झुक के रखी है, तो ये राइट है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर बनता है वो बनेगा एक तो 60 डिग्री वाला, ठीक है, और एक बनेगा यहाँ पे पी ए, इस किरण का नाम क्या है, पी से ए, तो पी ए किरण, और आपतन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 30 और 60 बन करके 90 बनते, तो ये पूरा 90 का होता था, हमने 90 में से 30 निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 60, क्योंकि अभिलंब के साथ में आपतित किरण जो कोण बनाती है उसी को हम बोलते हैं क्या, आपतन कोण, तो यहाँ पे 60 आएगा। चलो अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो ये तो आपको बनाना है कि उस परिनालिका के अंदर एकदम से चारों, उस परिनालिका के अंदर अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, और उसके बाहर जैसे आप चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकालते हो और दक्षिणी ध्रुव के अंदर मिला देते हो, वैसे इसमें एक चित्र बनाना है। और लास्ट प्रश्न है, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है अपशिष्टों के किस वर्ग में सम्मिलित होते हैं, ये कहलाते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। क्या कहलाते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप हमारे चैनल पे नए हो या पुराने हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।